जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी संचालित की जा रही है उसके डिस्कशन के साथ उपस्थित हुए हैं। साथियों, यहाँ पर आप यदि अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल 1099 रुपये में उपलब्ध है। और यदि बजट की समस्या है तो 35 टेस्टों की श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 399 में उपलब्ध है। साथ ही हिस्ट्री की 3 मार्कर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें। और इस डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए 3 मार्कर प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस तरह की वीडियो को निरंतर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं 3 मार्कर प्रश्नों को। पहला 3 मार्कर हमारा प्रश्न था, आपदा क्या होती है। यह ज्योग्राफी का डिस्कशन है, जो कि हमारा ज्योग्राफी का अंतिम पेपर था। आपदा आपदा क्या होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसकी परिभाषा में है, आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवीय निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना से है, जो कि लापरवाही से होती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानवीय पीड़ा, क्षति और संपत्ति का विनाश होता है। इस तरह से आप पर्यावरण आपदा की परिभाषा दे सकते थे। साथियों, आपदा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक कारणों से घटित होने वाली और दूसरी मानवीय कारणों से घटित होने वाली। प्राकृतिक कारणों से अर्थात जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि की आपदाएं, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं। और मानवीय आपदाएं परमाणु विस्फोट, यातायात दुर्घटनाएं आदि इसके अंतर्गत गिनी जाती हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला हमारा प्रश्न था एनडीएमए। एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीएमए क्या होता है? तो एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्षस्थ वैधानिक निकाय है। एनडीएमए भारत के लिए शीर्षस्थ निकाय है जो कि आपदा का प्रबंधन करता है। एनडीएमए का गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ था, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। एनडीएमए के कार्यों की यदि हम बात करें तो एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करता है और आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करता है। साथ ही में जो राहत कार्य आदि संचालित किए जाते हैं वह भी एनडीएमए की सहायता से किए जाते हैं। एनडीएमए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये आप एनडीएमए के 3 मार्क का प्रश्न में इतना लिख सकते थे। अगला हमारा प्रश्न था भूकंप। भूकंप क्या होता है? तो आपको पता है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और पृथ्वी के भूपटल पर बाहरी या आंतरिक जो बल होते हैं उनमें परिवर्तन के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही भूकंप कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्लेट विवर्तनिक गतिविधियां, जो प्लेट आपस में टकराती हैं उसके कारण भूकंप आ जाते हैं। साथ ही में एक और सिद्धांत है जिसमें कि चट्टानों के खिंचावों तथा तनाव को भूकंप का कारण बताया गया है। साथ ही में कुछ मानवीय कारण भी है, जैसे कि परमाणु विस्फोट, बम विस्फोट या अन्य बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते थे। उदाहरण की यदि हम बात करें तो कच्छ का भूकंप 2001 आप इसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते थे, जिससे कि बहुत सारी जान माल की हानि हुई थी। इसे हम आगे देखेंगे क्योंकि यह हमारा अगला प्रश्न भी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 3 मार्कर में आपको लिखना था, तो इसे आप लिख सकते थे कि यह पारित कब हुआ था? 2005 में। इसका उद्देश्य क्या था? आपदाओं का शमन करना तथा राहत कार्यों को संचालित करना आपदा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य था। इस तरह इसकी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं। विशेषताएं में जैसे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा जिले के स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसने जो एनडीएमए होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री को सौंपी। इस तरह से आप इसे भी लिख सकते थे। साथियों, यदि आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़े तो आप स्क्रीनशॉट इसके ले लिया करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि था कच्छ का भूकंप 2001। यह 3 मार्कर में हमारा अंतिम प्रश्न है। कच्छ का भूकंप 2001 की चर्चा करते हैं। यह 26 जनवरी 2001 को आया था। कहाँ आया था? तो भुज भूकंप आया, भुज में आया था, गुजरात में। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही थी, इसलिए यह आया था। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 आंकी गई थी।
इसका प्रभाव क्या हुआ? तो 21 जिलों के लगभग 6 लाख लोग बेघर हो गए और अपार जनधन की हानि हुई। यह कच्छ भूकंप में आप लिख सकते थे शॉर्ट जानकारी के रूप में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 6 मार्कर प्रश्नों को। 6 मार्कर प्रश्नों से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, यह हमें एक मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए 6 मार्कर क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न था सूखा एवं उसके प्रकार बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमको सूखा बताना था और उसके प्रकारों का वर्णन करना था। तो चलिए सबसे पहले सूखा देख लेते हैं। तो सूखे का अर्थ सूखा एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप से है। मतलब सूखे का अर्थ एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप से है। इसका मुख्य संबंध जल तथा वर्षा की कमी से है। अब भारतीय मौसम विभाग ने इसकी परिभाषा दी है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा अर्थात जो सामान्य वर्षा होती है उससे 75% की कमी हो जाए, मतलब जो सामान्य वर्षा है वह 75% ही रह जाए या उससे कम रह जाए, तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो बहुत सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मौसमी सूखा। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी सूखा वह दशा है जब किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% कम हो। यह मौसमी सूखा के अंतर्गत आता है। जलीय सूखा, यह सूखा सतही और भूमिगत जल स्तर के गिर जाने के कारण होता है। जलीय सूखा जो सतही जल है और भूमिगत जल है उसका जल स्तर यदि गिर गया है तो वह जलीय सूखा के अंतर्गत आता है। कृषि सूखा, जब मौसमी सूखा और कृषि सूखा दोनों की स्थिति बनती है तो वह कृषि सूखा के अंतर्गत आता है। अगला है पारिस्थितिकीय सूखा। पारिस्थितिकीय सूखा तब होता है जब यदि किसी क्षेत्र में दीर्घ अवधि तक शुष्क दशाएं बनी रहें तथा वर्षा भी न हो तो उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसी स्थिति को पारिस्थितिकीय सूखा कहा जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि था बाढ़ नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यदि देना हो तो दे सकते हैं, बाकी उपायों को यहाँ पर बिंदुवार रूप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के कारण अपार जनधन की हानि होती है तथा मृदा अपरदन की दर भी बढ़ती है एवं भूमि बंजर होती जाती है। बाढ़ के प्रकोप पर नियंत्रण करने हेतु निम्न उपाय कारगर हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर उन उपायों को लिख देंगे जो कि प्रश्न में पूछे गए हैं, जो कि हमारी मेन बॉडी है। सबसे पहला है मृदा अपरदन व जल के तीव्र प्रवाह पर नियंत्रण करने हेतु जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश को रोकना। सबसे पहले तो हम उस वन विनाश को रोकें जो कि मृदा अपरदन को और जल को तीव्र रूप से प्रवाहित होने का कारण बन रहा है, तो हमको उस विनाश को रोकना है तथा पुनः पौधारोपण करना है। इस तरह से हम बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं। नंबर दूसरा है बांध बनाना तथा पुराने बांधों तथा तालाबों का उचित रखरखाव करना। पर्वतीय इलाकों में सड़क व खनन की को नियंत्रित करना है। इस तरह की जो गतिविधियां पर्वतीय इलाकों में चलती हैं, सड़क निर्माण और खनन आदि को, इनको नियंत्रित करना है। साथ ही में जो अवैज्ञानिक निर्माण होते हैं, जो बस्तियों का निर्माण किया जाता है अवैज्ञानिक रूप से, उसे भी रोकना। अगला बिंदु हो सकता है नदियों के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में जल फैलाव को रोकने हेतु तटबंध बनाना। अर्थात जो नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में यदि जल फैलाव को रोकना है तो नदियों के किनारों को तटबंध के रूप में बांध दिया जाए ताकि पानी बाहर ना फैल पाए। अगला है बस्ती, सड़क व रेल मार्ग आदि के निर्माण के समय प्राकृतिक जल स्रोत जो होते हैं उनको अवरुद्ध होने ना देना। अगला बिंदु यह हो सकता है कि नदी किनारे की भूमि को बस्ती के लिए अधिकृत ना करना, क्योंकि नदी किनारे यदि जो नदी ज़्यादा उफान में आती है उसके किनारे पर हम बस्ती को बनाए ही ना तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इस तरह के आप उपाय यहाँ पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा था इलाहाबाद कुंभ भगदड़ 2013। यह क्या थी? 10 फरवरी 2013 को हुई थी। कारण क्या थे? इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का जो फुट ब्रिज था वह टूट गया था। अन्य कारण था कि कानूनी व्यवस्था जो थी और पुलिस व्यवस्था जो थी वह समुचित नहीं थी, क्योंकि जो लोग भगदड़ कर रहे थे उनको नियंत्रित नहीं कर पाई और इसलिए यह और ज़्यादा भयावह हो गई थी यह घटना। यह घटना क्या हुई थी? तो 10 फरवरी को रविवार का दिन होने के कारण लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पुल की रेलिंग जो थी वह टूट गई। टूटने के कारण भगदड़ मची और रेलवे पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में लाने हेतु लाठीचार्ज किया। इस घटना से ही 36 लोगों की मौत हुई
जिसमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं। यह घटना हुई थी इलाहाबाद कुंभ भगदड़ में। अब राहत कार्य क्या किए गए इलाहाबाद कुंभ भगदड़ के लिए, तो उन्हें हम देख लेते हैं। रेल मंत्रालय ने मृतकों को 1 लाख का मुआवजा प्रदान किया। रेल मंत्रालय ने जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको 1 लाख का मुआवजा दिया। साथ ही में जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें 50,000 का मुआवजा प्रदान किया। मुफ्त टेलीफोन सेवाएं एवं निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की गई। यह इलाहाबाद कुंभ भगदड़ के अंतर्गत आप लिख सकते थे। साथियों, इस तरह के प्रश्न देने का हमारा यह उद्देश्य है ताकि इस तरह के जितने भी प्रश्न सिलेबस में आपको दिए गए हैं, जो भी टॉपिक दिए गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लें। फॉर्मेट आप यही रख सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्मेट से आप लिखेंगे तो अधिक नंबर प्राप्त करने की संभावनाएं आपको बनी रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं और हमारे यहाँ पर 6 मार्कर प्रश्न समाप्त होते हैं। 15 मार्कर पर हम चलते हैं। हमारा एक 15 मार्कर यहाँ पर प्रतिदिन दिया जाता है और यहाँ पर हमने भोपाल गैस त्रासदी को दिया था। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो लिख लेते हैं। विश्व भर में मानवजन्य भीषणतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटित हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी को मानवीय समुदाय और उसके पर्यावासों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। यह हमने भोपाल गैस त्रासदी का छोटा सा इंट्रो दे दिया। अब देख लेते हैं जो की पॉइंट, जो फैक्ट्स हैं। कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर की रात को हुई थी यह, बीच में 1984 को। स्थान कहाँ था, जेपी नगर भोपाल। कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड भारत लिमिटेड यह कंपनी थी और यह क्या करती थी, 7 नामक कीटनाशकों का निर्माण करती थी। इस भोपाल गैस त्रासदी जो घटना घटित हुई थी, इसके कारण क्या थे, इन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यह एक टैंक था E6110, इसमें पानी भर गया था, जिसके कारण इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो वहां का तापमान बढ़ेगा, तो तापमान 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए था, लेकिन वह बढ़कर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और तकनीकी की कमी थी, इस कारण भी यह घटना घटित हुई। साथ ही में सुरक्षा उपकरण नहीं थे, इसीलिए यह भीषणतम रूप इसने आगाज किया। साथ ही जो कर्मचारी वहां पर थे वह अप्रशिक्षित थे। साथ ही MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का क्षमता से अधिक भंडारण किया गया था और सेफ्टी वाल्व खुल गए थे, इसलिए यह घटना घटित हुई। यह इसके कारण थे। प्रभावों की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रभाव हुए हैं, कुछ तात्कालिक हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं। तात्कालिक में क्या है, श्वास लेने में कठिनाई हुई तथा दम घुटने की शिकायतें हुई, जिससे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हुए, लगभग 1500 लोगों की ही असमय मृत्यु हो गई। साथ ही बहुत सारे पशु पक्षियों की भी मृत्यु हुई। यह तात्कालिक प्रभाव थे। दीर्घकालिक में देखें तो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मृदा एवं जल 40 गुना तक अधिक जहरीले हो गए थे इस गैस के कारण। साथ ही शिशु मृत्यु दर में 200% की वृद्धि हुई थी। त्वचा रोग जैसे कि कंजक्टिवाइटिस आदि की बहुत तीव्रता से वृद्धि होने लगी थी। अब ये तो इसके कुछ प्रभाव थे। अब प्रबंधन के लिए क्या किया गया तो वह देख लेते हैं। प्रबंधन में सबसे पहले तो MIC के यूनियन कार्बाइड के कारखाने को बंद किया गया। साथ ही में प्रारंभिक जांच हेतु CSIR व SBI की टीम को यहाँ पर भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी कुछ किए गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य टीम को भी भोपाल भेजा गया यहाँ के चेकअप करने के लिए। इसके बाद ही 1993 में भोपाल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। साथ ही में MIC जो बिखरी हुई थी उसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेथ को संचालित किया गया था और भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिकरण की स्थापना की गई। साथ ही में इस समस्त प्रकरण की जांच करने के लिए एक NK सिंह समिति का गठन भी किया गया था। इस तरह से आप इस प्रश्न को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर निष्कर्षतः हम देख लेते हैं, एक निष्कर्ष छोटा सा हम दे देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी एक भयानक मानव त्रासदी थी, जिसने वैज्ञानिक उपलब्धियों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया, साथ ही मानव के भविष्य को भी सुरक्षित रखने के जो विभिन्न दावे किए जा रहे थे उनको भी झुठला दिया। इस तरह से आप निष्कर्ष में लिख सकते थे। साथियों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।